तो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेठाणा में। कल हमने सीखा था मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में सामान्य जानकारी और बाबर ने किन किन क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और कल हमने ये भी जाना था कि बाबर ने भारत में कब प्रवेश किया था, कौन कौन से आक्रमण उन्होंने किए थे। आज हम जानेंगे कि भारत में पहला उनका युद्ध विशेष रूप से कौन सा युद्ध रहा था। जैसा कि भारत के दिल्ली में शासन था इब्राहिम लोदी का शासन था। ये अफगानी मुसलमान थे जो अपने उपाधि वो लोदी लगाते थे। लोदी यानी लोदी वंश के ये शासक थे इब्राहिम लोदी, जिसने भारत के दिल्ली क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब उससे पहले क्या होता है, इब्राहिम लोदी युद्ध करते हैं महाराणा सांगा के साथ, जो राजस्थान की मेवाड़ रियासत के शासक थे महाराणा सांगा, लेकिन वहां पर उनको करारी हार मिलती है। अब बाबर का भारत में आना और दिल्ली पर आक्रमण करने के पीछे कुछ तथ्य है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बहलोल लोदी के पुत्र दिलावर खान ने बाबर को बुलाया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। दूसरी ओर ये भी बताते हैं कि राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, इब्राहिम लोदी बार बार उसको तंग कर रहा था, उस पर युद्ध कर रहा था अपने साम्राज्य विस्तार नीति के आधार पर। तो राणा सांगा ने भी बाबर को बुलाया था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। किस प्रकार से मानते हैं वो आगे देखेंगे। सर वागले एक इतिहासकार है, सर वागले। उनका मानना था कि खैबर दर्रा जीतने के बाद 1506 ईस्वी में ही बाबर ने अपना मन बना लिया था कि हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, अधिकार करना है। इसलिए उसने अपना पड़ाव धीरे धीरे करते हुए 1526 में दिल्ली और आगरा पर शासन था इब्राहिम लोदी का। दिल्ली व आगरा पर शासन था इब्राहिम लोदी का शासन था। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए उसने युद्ध नीति बना ली थी। अब होता क्या है, बाबर ने अपनी सारी की सारी सेना, कहा जाता है बाबरनामा के अनुसार कि जब पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में, तब बाबर के पास कुल 10,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। इसके अलावा 1,000 सैनिक हाथियों पर सवार थे, उसके अलावा घुड़सवार भी थे, लेकिन बाबर की सेना छोटी थी। तो इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति बाबर को मिली थी उज्बेगों से तुलगमा पद्धति मिली थी। यानी बाबर को तुलगमा पद्धति उज्बेगों से मिली थी। तुलगमा पद्धति होती क्या है कि अगर अपनी सेना छोटी है तो सामने वाले दुश्मन को हराने के लिए चारों तरफ से घेर करके, जैसे ये दुश्मन सेना है, चारों तरफ से उनको टुकड़ियों में घेर करके चारों ओर से एकदम आक्रमण किया जाए तो दुश्मन सेना हार सकती है। तो इस पद्धति का उपयोग किया था बाबर ने सबसे पहले। कब? तुलगमा पद्धति का उपयोग किया था पानीपत के युद्ध में। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपनी सारी की सारी सेना पानीपत के मैदान में खड़ी कर दी। पानीपत के मैदान में, और कब पानीपत के मैदान में वो खड़े हो गए थे? 12 अप्रैल 1526 को। और सामने था इब्राहिम लोदी की सेना थी। 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने हो गई थी। लेकिन ये युद्ध आरंभ हुआ था 21 अप्रैल को। एक लंबे अंतराल के बाद 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध शुरू हो गया था। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि उस समय पानीपत के युद्ध के दौरान मेरे पास केवल 10,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। 1,000 हाथियों पर सवार सैनिक थे, इसके अलावा घुड़सवार भी उनके साथ थे। तो इस प्रकार बाबर ने अपनी तुलगमा पद्धति को अपनाते हुए दुश्मन सेना को बिखेरा था।
इसके साथ ही बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था। सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग उस्मानी विधि के आधार पर, उस्मानी यानी रूसी विधि के आधार पर दुश्मन सेना के सामने अपनी तोपें खड़ी कर दी थी। तो इस प्रकार से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराते हुए पानीपत के युद्ध में किस पर अधिकार कर लिया? दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। तो ये बाबर का भारत के अंदर सबसे भयंकर और पहला तो नहीं कह सकते, सबसे भयंकर ये युद्ध था, सबसे भयंकर ये युद्ध था। अब आगे बात करते हैं हम कि 1526 के बाद जब बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया, तो उस समय इब्राहिम लोदी बाबर बताता है कि इब्राहिम लोदी एक कंजूस व्यक्ति था, यानी वह धन एकत्रित ज्यादा करता था। उसने अपनी विधि कोष यानी धन कोष को दिल्ली व आगरा में बना रखा था, अपना खजाना दिल्ली व आगरा में बना रखा था। इसलिए बाबर ने दिल्ली खजाने पर बाबर ने अधिकार किया, बाबर ने स्वयं इसकी देख रखी, और आगरा में हुमायूं, इनके पुत्र हुमायूं की देखरेख में वहां पर एक टुकड़ी भेज दी। यानी हुमायूं भी बाल्यावस्था में बाबर की सेना का सेनापति बन चुका था, यानी अपने पिता का सहयोग करने लगा था। अब जब बाबर के पास दिल्ली और आगरा का विधि कोष हाथ में आ गया, तो उसने अपनी संपूर्ण धन दौलत जो दिल्ली और आगरा के विधि कोष में उन्हें मिली थी, निधि को वहां पर जो खजाना मिला था, तो वहां पर जो भी खजाना मिला उसने अपने सैनिकों में बराबर बांट दिया। अब उसकी सैनिकों की कुशलता को देख करके हुए बाबर ने अपने सैनिकों में उस धन को बांट दिया था। इस युद्ध की विजय के बाद, इस पानीपत के युद्ध की विजय के बाद बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को एक कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा यह हीरा लाया था बाबर कहां से? ये लाया था ग्वालियर के नरेश राजा विक्रमादित्य को हरा करके, राजा विक्रमादित्य से छीनकर कैसे भी युद्ध करके वहां से ये कोहिनूर हीरा लाया था। तो बाबर ने पानीपत युद्ध की जीत की खुशी में यह हीरा अपने पुत्र हुमायूं को दिया था, लेकिन हुमायूं ने इनकार कर दिया कि पिताजी, ये जो युद्ध हम जीते वो आपकी कुशलता के कारण जीते हैं। लेकिन जैसे तैसे बाबर ने अपने पुत्र को हुमायूं को कोहिनूर हीरा दे दिया। बताया जाता है कि कोहिनूर हीरे की कीमत थी कि वो पूरी दुनिया को आधी दुनिया को वो भोजन करा सकता था। तो इस बाबर ने दिल्ली और आगरा में जितना भी धन इब्राहिम लोदी ने इकट्ठा किया था, वो सारा धन है वो अपने सैनिकों में बांट दिया। अब होता क्या है, यहां से बाबर की सेना कमजोर पड़ने लगती है। क्यों पड़ने लगती है? कि बाबर ने जब अपने सैनिकों को धन बांट दिया, तो कुछ कुशल जो सैनिक थे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई समझते हुए वो धन ले लिया और अपने क्षेत्र काबुल की ओर वापस वो लौटने लगे। यहां पर बाबर की सेना वो कमजोर पड़ने लगी। अब बाबर की सेना कमजोर पड़ने लगी तो बाबर भी घबरा गया। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा था कि हमारे जो सैनिक थे, हमारे जितनी भी सेना थी, वो हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रभावित नहीं हुई थी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का मौसम वातावरण से वो सहन नहीं कर पाए, क्योंकि बाबर की सेना मानती थी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। गर्मी के कारण वे विचलित हो गए। इसके अलावा भारत की संस्कृति से वे भी परिचित नहीं थे। तो बाबर ने लिखा था कि सिंधु नदी के पार, अपने बाबरनामा में लिखता है पुस्तक में, सिंधु नदी के पार हिंदुस्तान की समस्त संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, वहां का वातावरण, वहां के जितने भी है, तो वो हमारे अनुकूल नहीं थे, हमारी विपरीत अवस्था में थे। इसलिए कुछ सैनिक वहां पर स्वयं को अच्छा महसूस न करके इस क्षेत्र को छोड़ करके वहां से चले गए। अब इसका फायदा उठाया था अफगानियों ने अपनी सेना को एकत्रित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद महमूद लोदी को वहां का शासक घोषित कर दिया। अब बाबर को ये चिंता होने लगी कि अगर उसे हिंदुस्तान पर भी कब्जा करना है, लेकिन उसका जो मूल स्थान है
फरगना हो, समरकंद हो या फिर काबुल हो, गजनी हो, जो उसने जो क्षेत्र जीते हैं वहां पर कोई अन्य अधिकार नहीं कर ले, क्योंकि कनौज पर महमूद लोदी ने भी अधिकार कर लिया था, अफगानियों ने अपना सरदार बना लिया था महमूद लोदी को। अब उसे ये घबराहट होगी कि हो ना हो ये काबुल व गजनी पर भी अधिकार कर सकते हैं। इसलिए बाबर ने अपना एक विश्वास पात्र सैनिक था ख्वाजा कला, अपना एक विश्वास पात्र सेनापति था ख्वाजा कला को भेज दिया था किसकी सुरक्षा करने के लिए, काबुल व गजनी की सुरक्षा करने के लिए, काबुल व गजनी की सुरक्षा करने के लिए अपने एक विश्वास पात्र ख्वाजा कला को, सेनापति को वहां पर भेज दिया था। और पंजाब के कुछ परगने दिए गए थे ताकि वहां की प्रजा को वो सुखी रख सके। तो इस प्रकार से काबुल और गजनी की सुरक्षा ख्वाजा कला के हाथ में रख दी गई। अब यहां से शुरू होता है कि वहां तो ये पता चल गया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए दिलावर खां, बहलोल लोदी के पुत्र दिलावर खां ने बुलाया था किसको, बाबर को। लेकिन एक समस्या ये भी आ जाती है कि पानीपत युद्ध के दौरान महाराणा सांगा ने, जो मेवाड़ के शासक थे, महाराणा सांगा ने बाबर का सहयोग नहीं किया था, जबकि ये बाबरनामा में लिखा गया था, बाबर ने लिखा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए महाराणा सांगा ने भी हमें सहयोग नहीं किया, जबकि उन्होंने हमें बुलाया था, राणा सांगा ने बुलाया था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए। जो कि इतिहासकार इसे बहुत गलत मानते हैं, क्योंकि राणा सांगा एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, वो इब्राहिम लोदी को भी हरा चुका था। तो बाबर ने अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के कारण अपना विस्तार राजस्थान की ओर कर दिया, राजपुताने की ओर कर दिया। वहां के शासक थे मेवाड़ के शासक राणा सांगा। जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो सांगा के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि राणा सांगा जिसका मूल नाम था संग्राम सिंह, यानी इन्होंने बहुत सांग किए थे, 100 युद्ध किए थे, जिसमें एक ही युद्ध हारा था ये महाराणा सांगा। बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली शासक था राजस्थान मेवाड़ रियासत का। तो बाबर ने ये साम्राज्य विस्तार नीति के कारण ब्याना क्षेत्र जो कि भरतपुर में पड़ता है, ब्याना दुर्ग पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर किसकी सेना पहुंच गई, राणा सांगा के नेतृत्व में वहां पर सेना पहुंच गई। और ये युद्ध हुआ था 17 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें बाबर को हार देखनी पड़ी, बाबर इस युद्ध के अंदर हार गया था। इसलिए राणा सांगा की शक्ति को देख करके बाबर की सेना वो तितर-बितर होने लगी, बाबर को लगा कि यदि उसकी सेना यहां से भाग जाएगी तो हो ना हो राणा सांगा किस पर अधिकार कर लेगा, दिल्ली पर भी अधिकार कर सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बाबर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई? इसने कहा कि यदि हम युद्ध का मैदान छोड़ देंगे तो हम कायर कहलाएंगे, और यदि हम युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मारे जाएंगे तो हम अल्लाह के फरिश्ते कहलाएंगे। इसके साथ ही बाबर ने घोषणा की थी कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, और मैं एक गाजी की उपाधि धारण करते हुए बाबर ने इसे धर्मयुद्ध बताया था। धर्मयुद्ध बाबर ने कहा कि हम धर्मयुद्ध यानी जिहाद के लिए लड़ेंगे, हम जितने भी हैं वो सभी के सभी जिहाद के लिए लड़ेंगे। सभी जितने अपनी सेना थे, सैनिकों को ये बताया कि मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, मैं जिहाद के लिए लड़ूंगा। अगर हम लड़ते लड़ते मारे गए तो अल्लाह के फरिश्ते कहलाएंगे, अगर भाग गए तो कायर कहलाएंगे, अगर जीत गए तो समस्त हिंदुस्तान हमारा होगा। हम जिहाद के लिए लड़ेंगे और गाजी की उपाधि धारण करेंगे। हमारे पास क्या है? तोपखाने हैं, तो हम डट करके राणा सांगा की सेना के साथ मुकाबला करेंगे। तो वही दोबारा ब्याना युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा
खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य का दूसरा युद्ध था, राणा सांगा और बाबर के मध्य का। 7 मार्च 1527 खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य में यह युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के अंदर बाबर ने तुगलमा पद्धति को अपनाया था, तोपखानों का प्रयोग किया था, गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने अपनी सेना को बताया था अगर हम मर भी गए, शहीद हो गए तो हम कहलाएंगे अल्लाह के फरिश्ते, अगर जीत गए तो पूरे हिंदुस्तान पर बादशाह हम करेंगे। इस कारण बाबर की सेना में पूरा जोश भर दिया था। बाबर ने अपनी सेना में पूरा जोश भर दिया था और उस जोश के कारण बाबर की सेना इस तरह से राणा सांगा के साथ भिड़ी कि राणा सांगा की सेना तितर बितर हो गई। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा मारा गया था, मारा नहीं गया था। यहां पर राणा सांगा को बचाया था उसके सेनापति झाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट धारण किया था और राणा सांगा को उसके सरदार बचा करके ले गए थे बसवा की ओर, और बसवा से थोड़ी दूर जाकर कालपी में सरदारों ने जहर देकर के राणा सांगा को मार दिया था। यहां पर कहा जाता है कि भारत के भाग सो गए थे, यानी ये क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस प्रकार से ये प्रतापी शासक हुए थे। खानवा युद्ध के बाद बाबर का अहम जो युद्ध होता है वो चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, वहां के सूबेदार थे मेदिनी राय के साथ उनका युद्ध हुआ था 1528 में, जनवरी 1528 में मेदिनी राय, सूबेदार मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के मध्य। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हो गई थी, तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं और कामरान का विवाह किससे कर दिया था? मेदिनी राय की पुत्रियों के साथ कर दिया था। तो बाबर ने सबसे पहले चंदेरी युद्ध के बाद अपने रिश्तेदारी वो एक हिंदू शासक के साथ अपनाई थी। इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। बाबर ने अपने दोनों पुत्र हुमायूं और कामरान के साथ ही मेदिनी राय की दो पुत्रियों के साथ कर दी। यहां से स्पष्ट हो जाता था कि बाबर अब हिंदुस्तान को छोड़ करके वापिस नहीं जाएगा। इसके बाद युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, घाघरा के मैदान का युद्ध, घाघरा का युद्ध यह होता है 6 मई 1529 को। यह था बाबर का पूर्वी भारत की ओर महत्वपूर्ण अभियान था। इसमें बंगाल और बिहार के शासकों को संयुक्त रूप से बाबर ने इनको हराया था। इस प्रकार से बाबर ने बहुत सारे युद्ध किए थे और अंत में 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब इसके मृत्यु के पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं कि जब घाघरा के युद्ध के बाद बाबर अपने क्षेत्र की ओर आए थे, दिल्ली की ओर आए थे, तब हुमायूं बहुत गंभीर बीमार हो गया था। डॉक्टरों से, वैद्यों से उनका इलाज करवाया था, हकीमों से उनका इलाज करवाया था, लेकिन ये इसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। तब कुछ पंडितों ने मान लो या फिर उनके दरबारी कवियों ने यह बताया था कि अगर बाबर अपनी कुछ जान से प्यारी चीज को अगर अल्लाह को समर्पित करेगा तो उसका पुत्र जीवित हो सकता है। तो ये किंवदंती चलती है कि बाबर ने कहा था, अल्लाह से फरियाद की थी, हे परवरदिगार तू मेरी जान ले ले लेकिन मेरे पुत्र को तू बचा ले। इस प्रकार से कि बाबर की हालत दिन ब दिन
बिगड़ती गई और हुमायूं की हालत में ये सुधार होता गया। अंततः 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु हो गई थी और इसकी जो छतरी है वो आगरा के आराम बाग में स्थित है। आगरा के आराम बाग में स्थित है। जन्म का 14 फरवरी 1483 को, मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। इस प्रकार से बाबर ने जितने भी अहम युद्ध किए थे, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, तो वो इस प्रकार से थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कल हम पढ़ेंगे हुमायूं का शासन काल। धन्यवाद।